नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। धाकड़ एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं और धाकड़ एक्सक्लूसिव में सबसे पहले बात आज दिन की सबसे अहम खबर की, कर्नाटक से खबर, जहां हिजाब और भगवा स्कार्फ पर विवाद लगातार बना हुआ है। और अपडेट इस वक्त की है कि कर्नाटक में फिलहाल सभी स्कूल कॉलेजेस को, सभी हाई स्कूल्स को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। हिजाब मुद्दे पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। हाईकोर्ट में कल 2:30 बजे तक सुनवाई स्थगित की गई और कल 2:30 बजे के बाद हाईकोर्ट में कल फिर सुनवाई होगी। कर्नाटक में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए और 3 दिन तक के लिए ये स्कूल और कॉलेज बंद की गई हैं। हाईकोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई वो सबसे ज्यादा अहम। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी घटनाएं पहले कभी नहीं हुई। उन्हें कहा कि कुछ लोगों को छोड़ करके सभी लोग काफी बेहतर हैं, अच्छे हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में आर्टिकल 19 को हम रद्द नहीं कर सकते। हिजाब विवाद की वजह से कर्नाटक के कई शहरों में लगातार हंगामा हो रहा है। दोनों पक्ष सड़कों पर उतरे हुए हैं। लड़ाई एक जिले से निकल करके कर्नाटक के कई जिलों तक पहुंच चुकी है। लेकिन इसी बीच कर्नाटक हाईकोर्ट ने दायर याचिका पर सुनवाई की। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्या कहा, ये एक एक करके आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि हम कानून से चलेंगे और भावनाओं से नहीं चलेंगे। जज की तरफ से ये कमेंट बहुत महत्वपूर्ण, एक बड़ी ग्रेविटी वाला कमेंट। इसके अलावा आपको बताते हैं कि जज ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि संविधान ही हमारे लिए भगवत गीता है। जो संविधान कहेगा वही हम करेंगे, किसी की भावनाओं के ऊपर नहीं, बल्कि सिर्फ तथ्यों के आधार पर। उन्होंने कहा कि मैंने संविधान के मुताबिक चलने की शपथ ली है और संविधान इस मामले में जो कहेगा हम वही करेंगे, लेकिन राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि पूरी तरीके से कानून व्यवस्था हर हाल में राज्य में लगातार बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, कि जो कि लोग हंगामा करते हुए आपको नजर भी आ रहे हैं और इनके अलावा भी पर्दे के पीछे बड़ी तादाद है ऐसी लोगों की। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को छोड़कर सभी लोग काफी अच्छे हैं और उन लोगों को शांति से जीवन जीने का पूरी तरीके से अधिकार है। लेकिन इसी बीच छात्राओं की जो वकील हैं उनकी तरफ से क्या कहा, ये सुनवाते हैं आपको। ये आप देखिए क्या क्या उन्होंने कहा। जो छात्राओं के वकील हैं उनकी तरफ से क्या क्या कहा गया। उनका कहा गया कि हिजाब पहनना मुस्लिम परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए जो छात्राएं हैं जो मुस्लिम धर्म से संपर्क रखती हैं, संबंध रखती हैं, उनके हिजाब पहनने पर पाबंदी ना लगाई जाए, उनको हिजाब पहनने की आजादी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बैन करना कर्नाटक शिक्षा के अधिकारों के खिलाफ है। अनुच्छेद 14 और 25 के तहत यह उनका मौलिक अधिकार है कि वो हिजाब पहन सकती हैं और किसी को इस मामले में कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने सरकार की क्या क्या दलील रही, उन्होंने कहा कि कॉलेजों को यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है, स्कूल्स को यह अधिकार है कि उनकी जो ड्रेस कोड है वो क्या। उन्होंने कहा कि जो छात्र छूट चाहते हैं वो कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी से सीधा संपर्क कर सकते हैं, बात करके इस मामले में एक समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो छात्र छूट चाहें वो सीधा जाए कॉलेज में, कॉलेज की जो डेवलपमेंट कमेटी है उनसे बात करें, अपने मुद्दे उनके सामने रखें, उसके बाद विचार किया जाएगा कि इस मामले में बिना किसी विवाद के क्या समाधान निकाला जाए। Get out of the class, leave the place right now. We have the right to wear our hijab. We have the right to do our education. We need our education. जिद होनी चाहिए पढ़ाई लिखाई में होड़ की, जिद होनी चाहिए उज्जवल भविष्य बनाने की, जिद होनी चाहिए कंपटीशन में एक दूसरे से आगे निकलने की। तो जिद क्या है, देखकर सिर पीट लेंगे, लेकिन तस्वीर जो है वो आपके सामने है। सवाल उठ रहा है कि पढ़ाई की उम्र में धर्म के नाम पर लड़ाई क्यों? शिक्षा, स्वास्थ्य, बोलना, अपनी पसंद का खाना, अपनी पसंद का पहनना, ये सब आजादी हो सकती है, लेकिन हिजाब, भगवा स्कार्फ पहनकर जाने की जिद क्लासरूम में कैसे आजादी होगी? और अगर भगवा स्कार्फ की परमिशन होगी तो हिजाब को कैसे रोकेंगे, और हिजाब को परमिशन देंगे तो भगवा स्कार्फ को कैसे रोकेंगे? ये तस्वीर है कर्नाटक के मांड्या की, लेकिन यकीन मानिए मामला अब मांड्या का नहीं रहा। पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है। दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, गांव-गांव, शहर-शहर में बात हो रही है। लड़ाई हिजाब वर्सेस भगवा की हो गई है। दोनों पक्ष आमने सामने हैं।
हिजाब के पक्ष और खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर छात्र छात्राएं हैं, तो सवाल उठ रहा है कि कौन कर रहा है इन छात्र छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़? कौन है प्रदर्शन के पीछे का मास्टरमाइंड? धर्म के नाम पर धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल कर ये लड़ाई उस देश में हो रही है जहां बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। जानबूझकर इसको बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि आज हमारे मुल्क में अक़लियतों के लिए कोई जगह नहीं है, ना ही उन्हें तहफ़्फ़ुज़ है। आज जहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, वहाँ एक भी बेटी महफूज नहीं है। हर बेटी की जिंदगी खतरे में है। जिद है कि स्कूल हिजाब पहनकर ही आएंगे, चाहे इस बात की कानून इजाजत दे या ना दे। उडुपी से आई एक और तस्वीर को देखिए। उडुपी के महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज परिसर में बुर्का के समर्थन में छात्राएं जुटी। छात्राओं के साथ दूसरे समर्थक भी मौजूद थे। नारा लगा रही भीड़ की मांग है कि हिजाब पहनकर कॉलेज में आने की इजाजत दे। लेकिन तभी महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज के परिसर में हजारों की संख्या में भगवाधारी छात्र आ गए। आमने सामने आई भीड़ तैनात पुलिसकर्मियों और कॉलेज प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी। मौजूद अधिकारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करते नजर आए। प्रदर्शन में शामिल ज्यादातर स्कूल के छात्र छात्राएं हैं जिन्हें इस वक्त पढ़ाई करनी चाहिए थी। वो किताब को छोड़ सड़कों पर उतरकर हिजाब और भगवा की लड़ाई लड़ रहे हैं। कर्नाटक में लागू शिक्षा कानून स्कूल में एक यूनिफॉर्म की इजाजत देता है, ऐसे किसी ड्रेस की इजाजत नहीं देता जो धार्मिक सद्भावना को भंग करे। जिस बात की इजाजत कानून नहीं देता उसकी मांग करना कहां तक जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। ये तस्वीरें आपने देखी कि इस वक्त क्या हो रहा है। अब आपको सीधे ले चलते हैं और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिरकार वहां पर ये जो विवाद पनपा, इसके पीछे की वजह क्या है और इस वक्त क्या स्थिति है। हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। दीपक, बताइए जरा कि इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है। अभी जो सिचुएशन है कर्नाटका में, जो कॉलेजेस हैं आगे 3 दिनों के लिए हाई स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहेंगे क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट में अभी कुछ क्लैरिटी नहीं आया है और आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। दोनों तरफ से लॉयर्स बहुत सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ला रहे हैं कोर्ट के सामने और बता रहे हैं कि क्यों कोर्ट उनके फेवर में रूलिंग दे। आज हमने बहुत सारे कॉलेजों में कर्नाटका के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इंसिडेंट्स देखे हैं जहां प्रोटेस्ट हुए थे। सैफरन शॉल पहन के लड़के आए, प्रोटेस्ट किए हिजाब के खिलाफ, और जो हिजाब पहन के आ रहे थे उन्होंने एक बात कही कि आज तक जो समस्या नहीं आई अब क्यों आ रही है, और वो हिजाब पहनना कंटिन्यू करेंगे और वो बहुत महत्वपूर्ण है उनके रिलीजन के लिए और उनके बिलीफ के लिए। और मैंने जब ये भी प्रश्न पूछा कि क्या एजुकेशन महत्वपूर्ण नहीं है, वो बता रहे हैं कि एजुकेशन महत्वपूर्ण है लेकिन उनका धर्म उससे भी बड़ा है। और ये दोनों तरफ की छात्राओं से मैंने ये प्रश्न पूछा और दोनों कह रहे हैं कि एक तरफ जो लड़कियां हिजाब पहन के आ रही हैं वो बोल रहे हैं कि वो हिजाब पहनना नहीं छोड़ेंगी, और दूसरी तरफ जो हिंदू लड़के बोल रहे हैं कि जब तक हिजाब के लिए अनुमति दी जाएगी या वो पहन के आएंगे। ये छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हम भी सैफरन शॉल पहन के ही कॉलेज आएंगे और कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसी जब सिचुएशन है कर्नाटका में, हमें देखना चाहिए कि सरकार किस तरह की स्टेप्स लेती है ये सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की। अभी 3 दिन की ऑफ तो डिक्लेयर कर दिया है स्कूल्स और कॉलेजेस में, लेकिन कितने दिन तक बंद रखेंगे कॉलेज? उनको खोलना ही होगा, तब भी ये सिचुएशन वापस आएगी। तो एक फिक्स सोल्यूशन लाना होगा सरकार को। हालांकि हम इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में कल कोर्ट से कोई फैसला आए ताकि जगह स्थापित हो सके। वापस दीपक मैं आपके पास लौट रहा हूं, उससे पहले कुछ तस्वीरें हम दिखा देते हैं और ग्राफिक के जरिए कुछ इंफॉर्मेशन दिखा देते हैं दर्शकों को। उससे पहले 3 तस्वीरें आप ये देखिए। ये 3 तस्वीरें मांड्या की, उडुपी की और शिमोगा की। एक कॉलेज से विवाद शुरू हुआ, उडुपी से निकलकर कई शहरों तक पहुंचा, आग लगाई। हिजाब को लेकर के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन जारी। ये मंडिया की तस्वीर देखिए जहां एक महिला जब वहां से हिजाब पहनकर गुजरी तो वहां पर कई लोग आ गए और हंगामा करने लगे और वहां पर भगवा वस्त्र लहराया गया। दूसरी तस्वीर आप उडुपी की देखिए जहां पर कि इसी मामले को लेकर के लगातार विवाद हो रहा है। तीसरी तस्वीर देखिए जहां प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फोर्स ने डंडे का इस्तेमाल भी किया
ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। कर्नाटक में एक शहर से जो मामला शुरू हुआ वो अलग अलग शहरों में लगातार फैलता जा रहा है और प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है ये कि जो छात्र इस वक्त दो अलग अलग धड़ों में बढ़ चुके हैं उनको शांत कैसे रखा जाए। ये मामला अगर लोगों के बीच तक रहता तो शायद जल्दी सुलझ जाता, लेकिन इस पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। पॉलिटिक्स क्या कर रही है ये भी आपको दिखाते हैं। अब स्कूलों में अगर नमाज पढ़े बच्चे हिजाब लगाए और कोई कहे मैं हवन करूं, कोई कुछ और कहे, तो ये समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। ये भारत है, सर्वधर्म समभाव के आधार पर चलेगा, न कि इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों की मानसिकता हम पूरा नहीं होने देंगे। मुस्लिम महिलाओं को बुर्का और हिजाब के नाम पर दबाया जाता है। अरे तुमको कब से मोहब्बत हो गई? मैं क्या पहनता हूं, मेरी बेटी क्या पहनती है, मेरी बीवी क्या पहनती है, उससे आपको क्या मतलब? आपको कुछ नहीं पहनना, मत पहनो, मेरे को क्या करना है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। बोलेंगे इसने भड़काऊ बात की, जाहिल लोग हैं। पुट्टू स्वामी का जजमेंट है। पुट्टू स्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी। राजनीतिकरण को हटाकर जिन समुदायों के लोगों को कोई दिक्कत थी उनको बुला सकते थे, स्कूल प्रशासन मिल सकता था, स्थानीय। ये आपने लोगों की प्रतिक्रियाएं देख ली, पॉलिटिकल लोग क्या कह रहे हैं आपने ये देख लिया, लेकिन लोग चाहते क्या हैं और इस विवाद का सलूशन क्या निकल सकता है। मेरे से दीपक लगातार बने हुए जो कि ग्राउंड से आपको कवरेज दिखा रहे हैं। दीपक, दोनों जो पक्ष हैं, एक पक्ष है जो समर्थन में है कि स्कूलों के अंदर ड्रेस कोड होना चाहिए, एक पक्ष है जो समर्थन में है कि धार्मिक आजादी के नाम पर हिजाब पहनने की परमिशन होनी चाहिए। दोनों की दलीलें क्या हैं? हाँ, अब तो हम देख रहे हैं कि ये बहुत सारे लोग बटे हुए हैं ये टॉपिक पे कि हिजाब अलाउ करना चाहिए कि नहीं अलाउ करना चाहिए। लेकिन ये जो प्रश्न उठता है कि अब तक बहुत सारे कॉलेजों में हिजाब अलाउ किया गया है, लेकिन अब प्रोटेस्ट के कारण अभी उनको बताया जा रहा है कि आप कॉलेज हिजाब पहन के नहीं आ सकते। बहुत सारे छात्र ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमने इस कॉलेज में एडमिशन ली क्योंकि इधर हमें परमिशन दिया गया था कि हम हिजाब पहन के आ सके, बल्कि दूसरे कॉलेज में नहीं लिया क्योंकि उधर परमिशन नहीं थी। तो ये छात्र अभी क्या करेंगे, क्योंकि अब मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि उनको अब हिजाब पहन के अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट चल रहा है कि जब उनको हिजाब पहनने की अनुमति दी जा रही है तो हम क्यों नहीं पहन सकते शॉल। सो अभी इसकी अभी एक कंक्लूसिव थियोरी जब आएगी वो हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बाद ही आएगी शायद, क्योंकि अब जो कर्नाटक सरकार की जो गवर्नमेंट ऑर्डर है उससे और भी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, क्योंकि अब तक पीयूसी 10वीं कक्षा के बाद एक यूनिफॉर्म नहीं है जो सरकार ऑर्डर करती है, बल्कि जो कमेटी होती है सरकारी कॉलेजों की वो डिसाइड करते हैं कि क्या यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। तो अभी कल तक का इंतजार तो कम से कम दीपक हमें करना होगा कि इस मामले में कोई भी कॉन्क्रीट फैसला कोर्ट से आए और उसी के चलते फिर आगे की दिशा निर्धारित की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका तो जुड़ने के लिए। लेकिन आप लोगों के लिए जानना एक चीज बहुत जरूरी है कि भारत में शिक्षण संस्थानों पर हिजाब पहनने को लेकर के जो लगभग द्वंद्व वाली परिस्थिति बन चुकी है, विश्व में ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां पर हिजाब को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है, ये आपको दिखाते हैं एक एक करके। आप सबसे देखिए, फ्रांस की बात देखिए। फ्रांस में हिजाब को पूरी तरह से पाबंद कर दिया गया और अगर कोई हिजाब पहनता है तो उस पर जुर्माने का भी प्रावधान है। रूस में पूरी तरीके से पाबंदी है हिजाब को लेकर के। इसके अलावा नीदरलैंड में चेहरे को ढकना अपने आप में एक अपराध है। डेनमार्क में चेहरा ढकने पर रोक है, 12,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है अगर आप अपना चेहरा ढकते हैं। सीरिया में 70% मुस्लिम आबादी है, लेकिन चेहरा ढकने पर सीरिया में भी पाबंदी है। ये आंकड़े हैं विश्व में अलग अलग देशों में। इजिप्ट में 90% मुस्लिम आबादी है, लेकिन चेहरा ढकने पर इजिप्ट में भी पाबंदी है। बुल्गारिया में चेहरा ढकना गैर कानूनी है, वहां पर कानून के खिलाफ अगर हो जाता है अगर आप अपना चेहरा ढक लेते हैं। ये एक एक करके तमाम देशों की आपको हम लोगों ने स्थिति बता दी कि क्या हालात हैं।
और जिसमें फ्रांस हो, जिसमें बुल्गारिया हो, जिसमें सीरिया हो, ये वो देश हैं जहां पर की बहुतायत मुस्लिम आबादी भी है, लेकिन चेहरा ढकना, हिजाब पहनना गैर कानूनी वहां पर है। ये आपने देखा कि हिजाब को लेकर के द्वंद्व क्या था। अब सीधा रुख करते हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का, जहां विधानसभा चुनाव है। 10 तारीख को पहले चरण के वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले की समीकरणें क्या बन रही हैं ये आपको दिखाएं। लेकिन आपको बता दें कि आज बीजेपी की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव से पहले चरण से ठीक लगभग 48 घंटे पहले अपने अपने घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, वचन पत्र जारी कर दिया गया है। अब उनमें क्या लिखा गया है ये आपको बताएं, उससे पहले आपको बताते हैं कि उसमें आखिरकार राजनीति का एंगल क्या है, कौन कौन से मुद्दे हैं। हम आपको बारी बारी से दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के अगले 5 साल के वादों से रूबरू कराते हैं कि 5 साल का वादा उनका क्या क्या है। शुरुआत करते हैं बीजेपी से। अपने संकल्प पत्र के पेज नंबर 4 पर बीजेपी ने योगी सरकार के 5 साल का रिपोर्ट कार्ड छापा है। योगी के 5 साल के कामकाज की अखिलेश यादव के 2012 से लेकर के 2017 तक के कामकाजों की तुलना है। यह रिपोर्ट कार्ड आपको भी जरूर देखना चाहिए। इसका शीर्षक है कि भाजपा ने करके दिखाया, और उसके अलावा उप शीर्षक है कि 2017 के बाद और उसकी तुलना क्या है। 2017 से पहले अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके बताता हूं कि किन किन कामों पर तुलना की गई। सबसे पहले बात होगी किसानों की। किसानों को देखिए कि 2017 के बाद 86 लाख किसानों की कर्ज माफी की गई। 2017 से पहले किसानों की कर्ज माफी नहीं होती थी, यह रिपोर्ट कार्ड में लिखा गया। रिपोर्ट कार्ड में लिखा गया कि 2017 के बाद 2.5 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए गए, जो कि 2017 से पहले किसानों को ऐसी कोई आर्थिक मदद नहीं मिलती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है किसानों को लेकर ही कि गन्ना भुगतान भी मौजूदा सरकार में रिकॉर्ड भुगतान किया गया है। गेहूं की खरीद 2017 से 2022 के बीच में अखिलेश यादव के कार्यकाल से 8 गुना ज्यादा की गई है। 2017 में महिलाओं की बात कीजिए तो महिला बटालियन का गठन किया गया। योगी सरकार की शुरुआत में ही एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया था, जबकि 2017 से पहले महिलाओं के लिए सुरक्षा के ऐसे विशेष प्रबंध नहीं किए गए थे। यह महिला सुरक्षा को लेकर के दावा है। और साथ ही साथ एनसीआरबी के आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं कि महिलाओं के प्रति अपराध 2017 के बाद घटे हैं, होते हैं, लेकिन 2012 से 17 के मुकाबले 2017 से 22 में कहीं कमतर रहे हैं। पेंशन योजना की बात की जाए, 2017 के बाद 1,000 रुपए प्रति माह की पेंशन योजना की बात की गई। 2017 से पहले 300 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाती थी, यह आंकड़ा कहता है। आंकड़ा कहता है कि 2017 के बाद 5 लाख लोगों को नौकरी दी गई है, लेकिन 17 से पहले नाम मात्र लोगों को नौकरी दी जाती थी, यानी अखिलेश राज में। योगी राज में 1,40,000 स्कूलों का कायाकल्प कर दिया गया ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सके। तो अखिलेश राज में स्कूलों का कायाकल्प नहीं किया गया, शिक्षा की बुनियादी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया था। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में 2 एम्स जबकि 59 मेडिकल कॉलेज बनाए गए, प्रस्तावित किए गए, यह दावा किया अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने। जबकि 2017 से पहले कोई एम्स नहीं और सिर्फ 15 मेडिकल कॉलेज की बात की जाती थी, उन्हीं को प्रमोट करके आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती थी। अब बात की जाए भ्रष्टाचार की, माफिया राज की, वो आंकड़े भी मौजूदा सरकार के फेवर में बताए गए हैं। 1,866 करोड़ रुपए की माफिया की संपत्ति जब्त की गई, जबकि 2017 से पहले माफिया राज और भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। ये सिर्फ कुछ आंकड़े हैं, एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ताकि आप समझ सकें वस्तुस्थिति क्या रही 2012 से 17 और 17 से 22 की। करके दिखाया है, करके दिखाया है, करके दिखाया है, करके दिखाया है, भाजपा ने करके दिखाया है। यह है बीजेपी का यूपी चुनाव के लिए संकल्प पत्र, जिसे आप चुनावी घोषणा पत्र भी कह सकते हैं। संकल्प पत्र के कवर पेज पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई गई है। अब पीएम मोदी के साथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कवर पेज पर लिखा है, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। 17 से 22 तक 5 साल तक योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर चली। और मित्रों, आज मैं बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि 5 साल उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में
विकास के 5 साल रहे हैं। ये 5 साल हर क्षेत्र में उपलब्धियों के 5 साल रहे हैं और ये 5 साल उत्तर प्रदेश के भविष्य की नींव डालने वाले 5 साल रहे। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। हर बेटी, हर बहन और हर माता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। 2012 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश में 700 से अधिक दंगे हुए, सैकड़ों लोग मारे गए, महीनों तक उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू रहता था। संकल्प पत्र गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी अपने घोषणा पत्र को लेकर कल्याण संकल्प पत्र 2022 नाम दिया और कहा कि गरीबों का कल्याण ही बीजेपी का संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षा, कानून व्यवस्था के साथ ही प्रदेश के अंदर लोक कल्याण से जुड़े हुए गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ डबल इंजन की सरकार ने कार्य किया। माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन। गृह मंत्री अमित शाह ने महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं की बात की। माताओं बहनों के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को 15,000 से बढ़ाकर हम 25,000 करेंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना को 1 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे और प्रधानमंत्री जी ने 1,86,00,000 घरों में गैस पहुंचाया है उत्तर प्रदेश में। हम वो सभी माताओं और बहनों को होली और दीपावली पर 1-1 गैस का सिलेंडर का भुगतान भी उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। श्री मनीष दीक्षित जी हमारे मीडिया के प्रभारी करेंगे। एक तरफ बीजेपी अपने 5 साल के कामकाज गिना रही थी और अगले 5 साल के लिए कुछ बातें कर रही थी, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे और आज उनके समर्थन में चुनाव प्रचार कर रही थी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। मैंने सुना है स्कूटी वगैरह वगैरह कुछ देने का वादा करेगा। वादा तो करते ही है, दिया क्यों नहीं? मेरे को जितना स्कूल है 1,20,00,000 साइकिल बिना पैसा में दिया है, स्टूडेंट को दे दिया। वो मैनिफेस्टो में मेरे को बोलने का ये नहीं है। हम लोगों ने टैब सबको दे दिया। हमारे साथ आदरणीय दीदी को देख करके भाजपा को पश्चिम बंगाल की हार याद आ गई होगी और मुझे पूरा भरोसा है कि आदरणीय दीदी जी के आने के बाद 10 मार्च को जीत की खुशी में जीत का रसगुल्ला हम सब लोग मिलकर के खाएंगे। अखिलेश यादव का आत्मविश्वास ममता दीदी का साथ मिलने के बाद बड़ा सा लगता है, लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री योगी कहते हैं कि 5 साल में यूपी की जनता के लिए किया गया काम ही उन्हें विजयी बनाएगा। स्वागत करेंगे। 2017 के पहले डार्क जोन के माध्यम से अंधेरा करके पिछली सरकारों ने हैंडपंप में भी पानी देने से रोक दिया था और आज जब 5 वर्ष के अंदर हैं, सभी 75 जनपदों में, सभी 734 नगर निकायों में, प्रदेश के सभी 97,000 राजस्व गांवों में आज 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति हो रही है। आ चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री। पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को है। वो दिन भी दूर नहीं है जब 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की जनता अपनी सरकार चुन लेगी। घोषणा पत्र के साथ साथ बीजेपी ने करके दिखाया है नाम से नया चुनावी गाना भी लॉन्च किया है। इस चुनाव में बीजेपी की दुखती रग किसान है। किसानों को लेकर लगातार निशाना साधा जा रहा है। हाल में जो किसान आंदोलन हुआ था उसके लिए भी कहा जा रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने किसानों के लिए क्या दिया दिखाते हैं आपको कि सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का वायदा किया बीजेपी ने अपने इस संकल्प पत्र में, जो कि 2022 से 27 में वो लोग देने के लिए प्लान कर रहे हैं। ये सबसे प्रमुख, क्योंकि बिजली की बढ़ती हुई कीमतों से किसानों को परेशानी थी।
उसके बाद 5,000 करोड़ की कृषि सिंचाई योजना का भी घोषणा की गई है। इसी संकल्प पत्र में 25,000 करोड़ रुपए का सरदार पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की बात की गई है, ताकि किसानों की जो स्थिति है मजबूत हो सके, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत हो सके। कई फसलों की एमएसपी के लिए 1,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया। गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी ये हो सकती है कि गन्ना किसानों को महज 4 दिन में उनकी फसल का पूरा भुगतान करने की बात कही गई। इसी संकल्प पत्र में 14 दिन के अंदर भुगतान करने की बात कही गई है। अगर देरी होती है तो ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा। आपने देखा होगा कि अभी तक जो पैटर्न रहता था उसमें महीनों सालों तक गन्ना किसानों का जो पैसा होता था वो चीनी मिलों के पास अटका रहता था, लेकिन अभी कहा गया कि 14 दिन में भुगतान नहीं होता तो फिर ब्याज के साथ किसान का पैसा दिया जाएगा। संकल्प पत्र कुछ खास बिंदु आपको हमने बताए कि अगले 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश की जनता से क्या वादे किए गए। किसानों को मुफ्त सिंचाई की बात की गई है, गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान की बात की गई है, भुगतान नहीं होता है तो फिर ब्याज की बात की गई है। महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को 1,500 रुपए पेंशन की बात की गई है। यह विजय संकल्प है बीजेपी का। किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधा की बात कर रही है बीजेपी। किसानों, गन्ना किसान जो खास तौर पर है, उनको 14 दिन में भुगतान की बात कर रहे हैं। और यह बीजेपी अपने 2017 से 2022 के टेन्योर के लिए भी दावा करती है कि गन्ना किसानों का अगर सबसे बेहतर भुगतान किसी सरकार ने किया है तो वो मौजूदा योगी सरकार है, मौजूदा बीजेपी सरकार है। जो निराश्रित महिलाएं हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए 1,500 रुपए महीने की पेंशन की बात की गई। प्राथमिक स्कूलों में टेबल और बेंच की व्यवस्था करने की बात की गई ताकि प्राथमिक स्कूलों का जो स्तर है वो बेहतर हो सके। और जो अलग अलग मंडल, उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, हर एक मंडल में कम से कम एक विश्वविद्यालय, यानी 18 मंडल उत्तर प्रदेश में, तो 18 विश्वविद्यालय की बात की जा रही है। हर परिवार प्रदेश में ऐसा होगा जिसमें कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होगा जो कि आर्थिक रूप से संपन्न होगा, उसको रोजगार दिया जाएगा। लव जिहाद अगर किया जाता है तो 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने के प्रावधान की बात की गई है। यह बीजेपी का संकल्प पत्र है। हमारे सहयोगी अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस वक्त लखनऊ में मौजूद है। लखनऊ, अनुज, पहले चरण के चुनाव से ठीक 48 से 50 घंटे पहले यह संकल्प पत्र जारी किया गया। क्या क्या अहम बातें हैं, क्योंकि वक्त कम है और लोगों के लिए जाना जरूरी है। जी बिल्कुल अनंत, अगर बात किया जाए तो आज दोनों पार्टियों ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। जहां बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र का नारा दिया लोक कल्याण संकल्प पत्र, वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने संकल्प पत्र का नारा दिया सत्य वचन अटूट वादा। क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी ये बीजेपी पर आरोप लगाती रही है कि बीजेपी सिर्फ दावे करती रही है, वो कभी दावों को पूरा नहीं करती है। और इसी को लेकर उन्होंने अपने संकल्प पत्र का स्लोगन जो दिया वो सत्य वचन अटूट वादा। जहां तक संकल्प पत्र घोषणा पत्र की बात किया जाए दोनों पार्टियों का, तो कहीं ना कहीं हमने इन दोनों घोषणा पत्रों में एक देखा कि जो दुखती रग थी, खास तौर पे इस पूरे चुनाव की अगर हम बात करें तो किसान को लुभाने के लिए दोनों तरफ से तमाम तरीके के वादे किए गए। चाहे बीजेपी की बात किया जाए तो गन्ना किसानों के भुगतान के लिए 14 दिन का समय रखा गया, वही समाजवादी पार्टी की तरफ से 15 दिन का समय रखा गया। साथ ही साथ सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने की अगर हम बात करें तो दोनों पार्टियों की तरफ से रखा गया। हालांकि अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो 300 यूनिट फ्री की बात उन्होंने घरेलू सप्लाई के लिए किया है। साथ ही साथ पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की बात कही है, समाजवादी पेंशन योजना लाने की बात कही है, 10 रुपए थाली समाजवादी थाली की बात की है। तो तमाम तरीके के वादे जो हैं वो बता रहे हैं ना, उनको ग्राफिक के जरिए दर्शकों को और आसान तरीके से हम बता देते हैं ताकि लोग कंपेयर कर सकें कि बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र तो समाजवादी पार्टी का जो वचन पत्र जारी किया गया, दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या दोनों में अलग अलग चीजें हैं और कौन सी चीजें आने वाले वक्त में आपके लिए और बेहतर साबित हो सकती हैं। आप सरकार से क्या आकांक्षाएं, क्या उम्मीदें लगाते हैं। बीजेपी का जो संकल्प पत्र है वो कहता है कि हर घर में कम से कम एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। तो समाजवादी पार्टी कहती है अपने वचन पत्र में कि नौकरी में 33% का महिलाओं के लिए आरक्षण दिया जाएगा। बीजेपी कहती है कि गन्ना किसानों का 14 दिन में भुगतान किया जाएगा, तो समाजवादी पार्टी 15 दिन में भुगतान करने की बात कर रही है गन्ना किसानों का। बीजेपी कहती है कि किसानों को मुफ्त सिंचाई सुविधा दी जाएगी, तो समाजवादी पार्टी कहती है कि हर फसल के लिए एमएसपी तय किया जाएगा।
बीजेपी कहती है कि लव जिहाद पर सजा और जुर्माना दोनों किया जाएगा, तो समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पेंशन योजना की घोषणा की है। बीजेपी कहती है कि अन्नदाता कैंटीन में गरीबों को सस्ता भोजन मिलेगा, तो समाजवादी पार्टी कहती है कि 10 रुपए में समाजवादी थाली मुहैया कराई जाएगी जरूरतमंदों को। ये अखिलेश यादव ने अपना समाजवादी वचन पत्र जारी करते हुए क्या कहा, यह भी एक दफा सुनिए आप। कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए अगर फार्मर्स कॉर्पोरेट फंड भी बनाना पड़ेगा तो बनाया जाएगा। सभी किसानों को 4 साल के भीतर यानी 2025 तक कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। ऋण मुक्ति कानून बनाकर के अत्यंत गरीब किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। सभी लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है, उन्हें 2 बोरी डीएपी एवं 5 बोरी यूरिया मुफ्त दी जाएगी। सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और उनकी याद में किसान स्मारक भी बनाया जाएगा। अखिलेश यादव को आपने सुना, अब आपको संक्षेप में बता देते हैं कि समाजवादी पार्टी का वचन पत्र क्या कहता है, और लोगों के लिए जानना जरूरी है ये कि समाजवादी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव में के बाद सत्ता बनाने की दावा कर रही है, वो क्या चाहती है, लोगों के लिए क्या हो। उत्तर प्रदेश की जनता को समाजवादी वचन क्या क्या है कि सभी फसलों पर किसानों के लिए एमएसपी लागू कर दिया जाएगा, यानी एमएसपी की जिस समस्या को लेकर किसान आंदोलनरत थे वो खत्म हो जाएगी। 2025 तक सभी किसान कर्ज मुक्त होंगे, और ये बहुत बड़ा दावा है क्योंकि आंकड़े आपको आगे बताएंगे किसानों के ऊपर कितना कर्ज है। और 2017, 18, 19 में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति जो कर्ज की जो दर है, कर्ज का जो मूल्य है वो बढ़ा है। इसके अलावा महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण की बात कही है अखिलेश यादव ने अपने इस वचन पत्र में। लड़कियों को केजी से लेकर के यानी किंडरगार्टन से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, ये बड़ा वायदा है महिला शिक्षा को लेकर। खासतौर पर गरीबों को प्रतिवर्ष 18,000 रुपए पेंशन के दौर पर दिए जाएंगे, नहीं प्रति माह लगभग 1,500 रुपए। 10 रुपए में हर जिले में समाजवादी थाली मिलेगी ताकि जो गरीब है, जरूरतमंद है, उनको आसानी से 3 वक्त का भोजन मिल सके। ऑटो रिक्शा जो चालक हैं उनको 2 लीटर प्रति माह पेट्रोल मुफ्त में दिया जाएगा। महिलाओं को हर साल 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, ये अखिलेश यादव ने कहा। उन्होंने कहा कि हर घर को 300 यूनिट बिजली प्रति माह मुफ्त दिया जाएगी, और ये बड़ा वादा है। ये इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान एक गेम चेंजर वादे के तौर पर देखा गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। वहीं 3 फरवरी की देर शाम हापुड़ में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर फायरिंग हुई। यह फायरिंग छिजारसी टोल प्लाजा पर असदुद्दीन ओवैसी के काफिले के दौरान हुई। अब तक इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले का नया वीडियो सामने आया। इस वीडियो में ओवैसी की गाड़ी दिखाई पड़ रही है, हमलावर भी दिखाई पड़ रहे हैं और हमलावर उस वक्त गोलियां चला रहे हैं। वो फुटेज आपको दिखाते हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर हमले का नया और एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस फुटेज में हमले वाले दिन की घटना का पूरा सीक्वेंस है। आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझाते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में एक काली गाड़ी गुजरती हुई नजर आ रही है। ये गाड़ी ओवैसी के एक समर्थक की है, लेकिन इस बीच एक सफेद लैंड रोवर गाड़ी तेजी से आती है और इस काली गाड़ी को टक्कर मारती हुई आगे निकल जाती है। हम आपको बता दें कि इस सफेद लैंड रोवर में ही एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बैठे हुए थे। ये वीडियो तब का है जब उनकी गाड़ी पर हमला हुआ और हमलावर की गोलियों से बचने के लिए ओवैसी की गाड़ी का ड्राइवर स्पीड तेज करता है और समर्थक की गाड़ी को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ जाता है। ओवैसी की गाड़ी तो तेजी से आगे निकल जाती है, लेकिन इस बीच एक और सफेद गाड़ी पीछे से आती है और बाईं ओर खड़े हमलावर को कुचलकर आगे निकल जाती है।
हमलावर इस टक्कर में बाल बाल बच जाता है और वहां से भाग खड़ा होता है। जिस गाड़ी ने हमलावर को टक्कर मारी थी वो कुछ देर आगे जाने के बाद यू टर्न लेती है और फिर उसी टोल से गुजरती है जहां ओवैसी पर हमला हुआ था। असादुद्दीन ओवैसी पे हुए हमले के मामले में जांच करते हुए टाइम्स ऑफ भारत की टीम को एक अहम सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा, जिसमें साफ तौर से दिखता है कि हमलावर ना ही ओवैसी को डराने आया था बल्कि उन्हें जान से मारने की साजिश करते हुए वो उनका पीछा कर रहा था। सीसीटीवी फुटेज में यह भी साफ तौर से प्रतीत होता है कि किस तरीके से ओवैसी के ड्राइवर ने बड़ी ही सूझबूझ से उन्हें वहां से निकाल लिया। अगर गोली ओवैसी को लग जाती तो हो सकता था कि काफी ज्यादा नुकसान भी हो जाता। हालांकि दोनों में से एक हमलावर की पिस्तौल जाम हो गई थी, जिसके कारण वो फायरिंग और नहीं कर पाया, इसलिए ओवैसी वहां से बच के निकले। सीसीटीवी फुटेज में और भी दिखता है कि किस तरीके से ओवैसी के पीछे आने वाली दो फॉर्च्यूनर कारों में से एक कार ने उस अपराधी को उसी जगह गिराया जब इस गाड़ी ने तेजी ली और जाके टक्कर मारा। असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर हुई फायरिंग के आरोप में सचिन की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी सचिन ने पूछताछ में ये बताया कि वो ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के भड़काऊ बयानों से आक्रोशित था। सर 2014 में इनके भाई थे अकबरुद्दीन ओवैसी, उनका एक बयान आया था। उन्होंने उसमें कहा कि भाई ये जो ताजमहल है और कुतुब मीनार है ये सब हमारे बाप दादाओं का है और तुम हमें यहाँ भगाने की बात करते हो। तो उस बयान को सुन के मैं जब से बहुत हर्ट हो गया, आहत। ओवैसी पर हुए हमले के मामले में 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और दोनों ही आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं कनाडा की राजधानी ओटावा की, जहां प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रदर्शन के ऐसे हालात ये हो चुके हैं कि लग रहा है कि जगह शहर पूरा जाम हो चुका है। ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पर है। ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों ऐसी वजह बनी कि वहां के मेयर ने कह दिया कि हालात हमारे नियंत्रण से बाहर हैं? दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए आपको। जहां तक नजर दौड़ाएं ट्रक ही ट्रक खड़े हैं। सड़कों पर ट्रकों का रेला है। हर तरफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सड़कों पर हैं। पुल पर दोनों तरफ का ट्रैफिक पूरी तरह थम चुका है। पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। ये मंजर अब शहरों में भी आम हो गया है। ये तस्वीरें हैं कनाडा की राजधानी ओटावा की। शहर हो या शहर के बाहर आपको ट्रकों की लंबी लंबी कतारें नजर आएंगी। पहली बार देखने में तो लग रहा है कि कनाडा के ओटावा में भयंकर जाम लग गया। न कोई आ पा रहा और न कोई जा पा रहा। वैसे हम आपको बता दें कि ये जाम लगा नहीं है, ये जाम लगाया गया है। ये ट्रक यहाँ फंसे नहीं हैं, ये ट्रक यहाँ फंसाए गए हैं। कनाडा में कोरोना वैक्सीन को अनिवार्य किए जाने और कोरोना के चलते देश में लगे लॉकडाउन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। 100, 200 या 300 नहीं, हजारों ट्रक ड्राइवर्स अपने ट्रकों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं और कनाडा की राजधानी ओटावा लगभग जाम हो चुकी है। ये विरोध पिछले 9 दिनों से चल रहा है, जो हर दिन आक्रामक होता जा रहा है। ट्रक ड्राइवरों के विरोध की वजह से ओटावा में आपातकाल यानी स्टेट ऑफ इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। ओटावा के मेयर ने एक घोषणा करते हुए कहा कि प्रदर्शन अब हमारे नियंत्रण से बाहर हो गया है। प्रदर्शनकारियों की तादाद इतनी ज्यादा है कि पुलिस लाचार नजर आ रही है। करीब 5000 लोगों ने ओटावा में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया। इस आंदोलन को फ्रीडम कॉन्वॉय नाम दिया गया है, जिसकी शुरुआत सीमा पार ट्रकों के लिए कोविड वैक्सीन अनिवार्यता के खिलाफ हुई। देखते ही देखते जो ट्रकों की एक विशालकाय रैली में बदल गया। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। प्रदर्शनकारियों ने 8 दिनों से ओटावा के डाउनटाउन कोर को बंद कर दिया है। ट्रूडो इन प्रदर्शनकारियों से मिलने से इनकार कर चुके हैं, जिसके चलते भीड़ पहले से ज्यादा उग्र हो गई है। Individuals are trying to blockade our economy, our democracy, and our fellow citizens' daily lives. It has to stop.
बढ़ते प्रदर्शन के चलते ट्रूडो और उनके परिवार को गुप्त स्थान पर छिपने के लिए भागना पड़ा था। कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से अभी भी वो किसी सीक्रेट जगह पर हैं और किसी से मिल नहीं रहे हैं। कनाडा में आज ठीक वैसे ही हालात बन गए हैं जैसे किसान आंदोलन के दौरान भारत में बने थे। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में भारतीय भी हैं जो कनाडा में ट्रक चलाते हैं। और फिलहाल के छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के साथ।